लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे। मैं यूजुअली संडे को वीडियोस अभी नहीं बना रहा था, लेकिन आज बनाना इसलिए पड़ेगा बिकॉज काफी लोग इस चीज के उम्मीद में होंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये जो लास्ट 2-3 दिन में H1B वीजा वाला जो इतना सारा इशू हुआ, तो उसका क्या असर पड़ सकता है एंड क्या नहीं पड़ सकता है। काफी क्लैरिफिकेशन आए, ये आए वो आए, लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको, क्लैरिफिकेशन आए चाहे जो आए, क्लैरिफिकेशन उन लोग के लिए आया जो पैनिक में थे, बट कंपनीज के लिए कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, उनके लिए कॉस्ट वही लगना है। डिटेल में समझाऊंगा सारी चीजों को। काफी लोगों को इसका प्रोसेस भी नहीं पता होगा। मैं चूंकि यूएस में रह चुका हूं कुछ दिन, तो मुझे ये सब चीजें, सिस्टम वगैरह, प्रोसेस वगैरह पता है, तो मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। समझ लीजिएगा सो दैट आपको समझ में आएगा क्यों इसका इतना हल्ला मचा। ठीक है। और अगर आप पूछेंगे कि ये किसकी गलती है, तो मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि देश में जो भी अच्छा हो या बुरा हो, सारी गलती नेहरू जी की है। अच्छा का पता नहीं, अच्छा का क्रेडिट जिसको जाना है जाए, बट बुरा हो कोई भी चीज इस देश में तो वो नेहरू जी की गलती है। इस पे आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सारी गलती नेहरू जी की है। ठीक है। तो पहला चीज, चलिए डिटेल में समझते हैं। बहुत सारी चीजें समझने को रहेंगी। न्यूज फ्लोज वगैरह में सबसे इंपॉर्टेंट जो चल रहा है वो H1B वीजा वाला चल रहा है। उसमें हुआ क्या है, उसमें एक्चुअली ये हो गया है कि जितने भी लोग इंडिया में, मतलब इंडियन नहीं है, रहे यूएस में रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को इंडियन तो नहीं मानते हैं, लेकिन वो वहां पे जॉब वगैरह के कारण रह रहे हैं, तो उनके पास 2-3 ऑप्शंस होते थे वीजाज के। होता क्या था कि स्टूडेंट्स यहां से जाते थे F1 वीजा में। ठीक है, F1 वीजा में गए लोग, वहां पे रह रहे थे आराम से, और उसके बाद पास किए, उसके बाद उनको 2 साल काम करने को दिया जाता था ओपीटी करके। मतलब बेसिकली अगर वो आप स्टेम में, मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में अगर आपका पढ़ाई है, जिसको स्टेम वो लोग बोलते थे, तो आपको 2 साल तक, अलग अलग प्रोसेस है लेकिन 2 साल तक आपको वहां पे काम करने दिया जाता। तो होता क्या था कि जो बच्चे यहाँ से जाते थे वो वहां पे जॉब, एडुकेशन लोन लेके जाते थे, 2-3 साल में लोन खत्म कर देते थे, और उसके बाद वो अपना अच्छा लाइफ के लिए आगे बढ़ते थे। यही वहां पे सिस्टम था। तो हुआ क्या कि वहां पे यूएस गवर्नमेंट ने ओपीटी को भी खत्म कर दिया, यानी कि आप आए हैं, पढ़ाई करिए और पढ़ाई करिए, वापस जाइए। पहले तो स्टूडेंट वीजा फीस भी इंक्रीज कर दिया, $10,000 कर दिया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, स्टूडेंट के पैसे की कमी थोड़ी हो, दे ही देंगे। जो 1 करोड़ दे रहा हो 1 करोड़ 10 लाख भी दे देगा। बट उसके बाद लेकिन आपने ओपीटी का सिस्टम खत्म कर दिया। अगर आप इतने टैलेंटेड हैं, कंपनी को आपको हायर करना है, और आप उस देश का सिटीजन तो उस समय है नहीं, तो H1B में उनको पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। अभी पिटीशन वो फाइल करेंगे, उस पिटीशन फाइलिंग का कॉस्ट आएगा $1 लाख। तो कल जो क्लैरिफिकेशन वगैरह आया उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि ये पर पिटीशन है, यानी कि मान लीजिए 10 कैंडिडेट कंपनी ने पसंद करे, पसंद करेगा या नहीं करेगा वो तो बात की बात है, बट मान लो 10 कैंडिडेट कंपनी ने पसंद करे, तो उस 10 कैंडिडेट के लिए फाइल करना होगा उनको H1AB का डॉक्यूमेंटेशन, जिसके आप फीस ही है अब $1 लाख। अब उस 10 कंपनी में हो, 10 कैंडिडेट में हो सकता है 5 ही कैंडिडेट का एक्सेप्ट हो, क्योंकि ये पर पिटीशन लगने वाला है। पिटीशन डजंट गारंटी कि ये लगेगा। जो सुबह तक इंटरप्रिटेशन था, कल शाम को क्लैरिफिकेशन जब आया वो आया, बट उसके पहले सुबह तक क्या इंटरप्रिटेशन था कि अगर काम कराना है तो एक फीस दो आप। तो इसका मतलब ये था कि अगर मेरे को सही में आप बहुत पसंद हो तो मैं आपके लिए फीस पे कर दूंगा और आप मेरे यहां काम कर लोगे। पॉसिबल था। बट शाम को ये समझ में आया कि ये पिटीशन पे लगेगा, यानी कि आप पसंद है नहीं पसंद है तो सेकेंडरी चीज है। अगर मेरे को चाहिए कि आपको मैं रखूं तो उसके लिए आपको ये फाइल करना पड़ेगा। यहीं पे पूरा गेम चेंज हो गया। काफी लोग इसको पॉजिटिव वे में देख रहे थे। ठीक है, सुबह में क्या चिल्ला रहे थे लोग, अच्छा होगा, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स इंडिया वापस आएंगे तो इंडिया में डेवलपमेंट होगा। तो इंडिया में अभी प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ा क्या है, ट्रम्प टैरिफ लगाए तो इंडिया के लिए अच्छा, नहीं लगाए तो इंडिया के लिए अच्छा, क्योंकि मीडिया को वही नैरेटिव दिखाना है और लोग भी उसी को करेंगे, और म्यूचुअल फंड वाले लोग बाय द डे क्या करते रहेंगे। सुबह तक था कि वापस नहीं आएंगे लोग, ठीक है, वापस नहीं आएंगे लोग तो उसके लिए ठीक है, सबको उनको चल जाएगा कि हाँ अरे अच्छा है कि वापस आ जाएंगे तो इंडिया में डेवलपमेंट होगा। अरे क्या डेवलपमेंट, जो इंडिया में बच्चे इंजीनियर्स पास आउट हो रहे हैं उनको तो आप जॉब नहीं दे पा रहे हो, बाहर से ला के क्या जॉब दे दोगे, और वो सब 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ पैकेज वाले हैं भाई, उनको अब क्या दे दोगे। यहाँ पे बेस सैलरी तो आपकी 4 लाख रुपए सीटीसी चालू होती है आपके टीसीएस इन्फी विप्रो में, तो वो बेचारा 2 करोड़ 2.5 करोड़ पर एनम का जॉब करके 4 लाख वाले जॉब में थोड़ी एंटर करने वाला है, और उसको दे भी दोगे तो क्या दे दोगे आप।
पॉइंट यही है। ठीक है, चलो मान लो आ जाते हैं वो लोग, तो सुबह ये नैरेटिव दिया गया तो हाँ कि इंडिया में वो लोग फेसबुक, अमेजॉन, गूगल बना देंगे। वेरी गुड, बना दीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर जब शाम को क्लैरिफिकेशन आया तो क्या नैरेटिव चलाया गया? देखो क्लैरिफिकेशन आ गया, उनको आना नहीं पड़ेगा वापस। अरे भाई आना कौन चाहता था? तुम जबरदस्ती बुला रहे थे, वो थोड़ी आना चाहते। उनसे पूछो जाके, 10 में से 9 जन यही बोलेंगे नहीं 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 नहीं, इंडिया वापस नहीं जाना है। एक जन जरूर बोलेगा कि हाँ वापस जाना है, वो मेरी तरह होगा जो फैमिली के चक्कर में वापस आ जाएगा और फिर यहाँ आके सिस्टम को गाली देगा, देश को गाली देगा। वो मेरे जैसा ही एक होगा कोई बेवकूफ, और फिर यहाँ आके भी फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा मेरे जैसे मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ। बट मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, नहीं भाई वहीं रहते हैं, लाइफ बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, बर्तन मांग लेंगे अपने, चलेगा। यहां पे आप 3 नौकर अफोर्ड कर सकते हैं, वहां पे एक नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, मालूम है आपको? मतलब मेरे घर में कोई काम किसी को नहीं करना पड़ता है, लेकिन वहां पे मैं खुद बर्तन मांजता था यूएस में। अब आप लोग हंसेंगे, बोले सर इतना पैसा कमा के क्या फायदा? अरे भाई नहीं मिलता है हाउस हेल्प, भाई कहाँ करेंगे? मतलब पता हाउस हेल्प की सैलरी मेरे से ज्यादा हो जाए, ऐसे थोड़ी चलता है। तो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है कि अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप कंपनी हो, क्या आप फाइल करोगे इस तरह का कुछ भी? हाँ, बट ये है कि आप इंडिया अगर वापस आना चाहते हो, आपको इंडिया में रहना है, आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट जरूर चाहिए। ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसमें अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, आराम से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करिए ग्रो में। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मस्त प्लेटफॉर्म है, इंडिया का बेस्ट ब्रोकर, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर ऐसा ही नहीं बना हुआ है वो, ठीक है। तो उसमें जरूर यूज करिएगा उसको। पॉइंट ये है कि हाउ टू डील विद ए सिचुएशन जहां पे इंडियंस को दिमाग में ये फीड किया जा रहा है कि अमेरिका हमको बुली कर रहा है रशियन ऑयल के कारण, ठीक है। अमेरिका हमको बुली कर रहा है रशियन ऑयल के कारण, ये फीड किया जा रहा है। बट रशियन ऑयल से क्या आपको और हमको सस्ता रशियन ऑयल मिला? जो जेंजी है वो बोले सर सस्ती तो रशियन भी नहीं मिलती है, तो रशियन ऑयल कहां से मिलेगा? पॉइंट वही है कि जो ऑयल सस्ता आ रहा है उसका बेनिफिट आपको और हमको तो हो नहीं रहा है। अगर हमको बेनिफिट ही नहीं हो रहा है तो हम क्यों बिना मतलब का हेडेक लें किसी और के लिए भाई? अगर हाँ इंडियंस को बेनिफिट मिल रहा होता, आज 60 रुपए 70 रुपए डीजल पेट्रोल मिल रहा होता, तो हम जरूर जरूर बोलते हाँ चलो हमको बेनिफिट मिल रहा है, कर लेते हैं अमेरिका से झगड़ा। हमको बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। बेनिफिट एक दो प्राइवेट कंपनीज को हो रहा है, एक दो गवर्नमेंट कंपनीज को आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, बट मुझे पता है कि कुछ नहीं हो रहा है उनका, और उनके बैलेंस शीट में भी दिख जाता है वो चीज। बट जिस कंपनी के बैलेंस शीट में दिख रहा है ना कि वो कंपनी ग्रो कर रही है, वो इसी कारण ग्रो कर रही है कि रशियन ऑयल सस्ता मिल रहा है उसको। तो पॉइंट यही समझने की कोशिश करिए आपकी, ये जो जिस तरीके से सिचुएशन चल रहा है, दिस इज नॉट ए गुड सिचुएशन। रशिया हमारा अच्छा फ्रेंड है, उसका हमको सपोर्ट हमेशा करना चाहिए, बट उससे इंडियंस को भी बेनिफिट होना चाहिए ना, नहीं हो रहा है। इंडियंस को बेनिफिट नहीं हो रहा है, ये आप समझिए। एंड चूंकि इंडियंस को बेनिफिट नहीं हो रहा है, आई विल टाइम एंड अगेन टेल यू कि आज नहीं तो कल पब्लिक बेवकूफ नहीं है, उनको समझ में आएगा। अगर सस्ता ऑयल हमको नहीं मिल रहा है, बेनिफिट हमको नहीं मिल रहा है, तो बेनिफिट जा किसी और को रहा है, उसके लिए हम क्यों भोगे भाई? हमारा आईटी सेक्टर क्यों सफर करे? आपको क्या लग रहा है कि वो सफर जो करने वाला है वो सिर्फ वहां के लोग ही करने वाले हैं, वहां का ही सिस्टम और पॉलिसीज करने वाला है, या वहां जो इंडियंस काम कर रहे थे उन्हीं का करने वाला है? भाई वो कॉम्पेटेबल थे इंडियंस के संग काम करने में। कल वहां पे मान लो उस जगह पे कोई फिलिपिनो, कोई चाइनीज या कोई और आ जाता है कम्युनिटी वाला, ठीक है, वो क्या करेगा? वो इंडियंस के संग काम करेगा, वो अपने लोगों को भरेगा भाई वहां पे। कहोगे सर ये तो नेपोटिज्म की बात है, भाई ऐसे ही चलता है भाई दुनिया। क्योंकि वहां इंडियंस टॉप पे भरे हुए हैं, बॉटम पे भी इंडियंस को भरते जा रहे हैं, और ये रियलिटी है। बट अगर वहां टॉप पे इंडियंस नहीं रहेंगे तो नीचे भी इंडियंस नहीं रहेंगे। प्रॉब्लम ये समझो। और नीचे इंडियंस के लिए भरने कौन जाएगा? 1-1 लाख डॉलर नहीं भरेगा। और काम आउटसोर्स करना हो तो मैं क्यों इंडिया में आउटसोर्स करूं? मैं किसी भी कंट्री में जहां से हमारा डिस्प्यूट ना हो। अगर मैं अमेरिकन कंपनी हूं और मुझे पता है कि मैं इंडिया में काम आउटसोर्स कर रहा हूं तो मुझे प्रॉब्लम होगा, तो मैं पाकिस्तान आउटसोर्स कर दूंगा। अरे छोड़ो पाकिस्तान नहीं कर रहा हूं, यूएई तो कर सकता हूं। इंडियंस को बोलूंगा तुम वहीं आके जॉब कर लो, इंडियंस तो चले ही जाएंगे ना यूएई भी, दुबई अबू धाबी चले ही जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे?
मेरे को ये बताओ क्यों नहीं जाएंगे? और अमेरिकन कंपनीज वहां पे क्यों नहीं काम दे देंगी? तो टेक्निकली प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम दो चार बिजनेस फैमिलीज के बेनिफिट के लिए सफर करने जा रहे हैं, और कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में यही है, और यही चीज आपको नहीं समझ में आ रही है। आप इसको हमेशा बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू, मुस्लिम इसी एंगल से देखते रहोगे, बट इकोनॉमिक डिजास्टर चल रहा है अभी कंट्री में। 3-4 साल के बाद आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए जॉब नहीं रहेगा, और ये चीज आपको उस समय याद आएगी कि हाँ, एक इंसान था जो चिल्लाता था और कोई नहीं सुनता था उसकी बात। कहना बहुत आसान है, इतना इजी है नहीं सिस्टम। अब कुछ लोग बोलोगे सर ये तो उन्होंने हर कंट्री के अप्लाई किया। बात समझिए कि H1AB वीजा होल्डर्स में 70% इंडियंस है, 13% चाइना है और 1% नेक्स्ट कनाडा है, यानी कि बाकी सब उससे कम ही वाले हैं। उसका रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि इंडियंस का ही ग्रीन कार्ड के लिए सबसे लंबा वेटिंग टाइम है। बाकी सब लोगों का ग्रीन कार्ड 1 साल 2 साल के अंदर मिल जाता है, हमारा नहीं मिलता है। हमारे लिए 20-20, 25-25, 100-100 साल तक वेटिंग है कुछ कुछ कैटेगरी में। तो ये समझो आप कि वहां पे इंडियंस को अमेरिकन सिटीजनशिप पाना इतना आसान नहीं है कंपेयर टू अदर नेशनैलिटीज। तो अदर नेशनैलिटीज को फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए कंपनी मानती है कि 1 साल या 2 साल का ही कॉस्ट होगा। आपके लिए तो क्या है, हर बार री एप्लीकेशन। अब आप कहोगे कि सर री एप्लीकेशन पे नहीं है, बात समझो, ये लॉटरी सिस्टम है। हर 3-4 साल में पिटीशन फाइल करना पड़ता है। 8 लाख 9 लाख पिटीशन फाइल होते थे, उसमें आता था 85,000 लोगों को ये जॉब। अब कंपनी पिटीशन पे 8 लाख पिटीशन फाइल करेगी, शायद 80,000 भी ना करे फाइल। क्यों? क्योंकि पहले $1,000 कॉस्ट लगता था, जो अमेरिकन कंपनीज के लिए कुछ नहीं है, अब वो $1,00,000 कॉस्ट हो गया। तो कंपनी बेवकूफ है जो पिटीशन फाइल करेंगी। यही तो आपको नहीं डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, यहीं पे आप मार खा जा रहे हो बार बार। अब आते हैं कि इससे हमारा आईटी पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, पहला चीज, हमारी आईटी से ज्यादा उनकी आईटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। यूएस के बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनीज हैं, हमारे आईटी कंपनी है सर्विसेज बेस्ड है। तो हमारे यहाँ क्या है, 2-4-10 एम्प्लॉय को वहां भेजा जाता था, मेजोरिटी यहीं से काम करती थी। यानी कि अगर इन्फोसिस की बात करें, एग्जांपल लूं, तो 6-7 हजार एम्प्लॉयज ही उसके यूएस में हैं, बाकी सब यहीं से सपोर्ट देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके लिमिटेड एम्प्लॉयज वहां पे, बाकी सब यहीं से सपोर्ट देना है, तो उतने और कम हो जाएंगे, वहां नहीं सपोर्ट देंगे, बट मेजर इफेक्ट वहां वाली कंपनीज को पड़ेगा। अच्छा, प्लस कुछ तो रिसोर्स आपको रखने ही होंगे वहां पे, 0/0 तो करके चल नहीं सकते, क्योंकि वहां पे डेली मीटिंग करनी होगी वहीं के लोकल कंपनी से, तो कैसे करोगे? कुछ एम्प्लॉयज रखने होंगे, उनका एप्लीकेशन फीस बढ़ जाएगा। तो अगर अभी जो 5,000 एम्प्लॉयज हैं, अगर उनका भी कॉस्टिंग निकाला जाए, तो नेक्स्ट जाके पैट कम। प्लस इससे इफेक्ट ये आने वाला है कि आगे चल के जो आउटसोर्सिंग काम इनको मिलता था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। ये चैलेंज है, और नहीं तो इनको किसी एक्सपेंसिव कंट्री से ऑपरेट करना होगा, विच विल नॉट बी एज चीपर एज इंडिया। रीजन, क्योंकि जिस तरीके से यूएस हैज नाउ बिकम एंटी इंडिया, उसको ये क्लैरिटी से मालूम है कि कुछ भी हो जाए इंडिया में काम नहीं देना है। तो यूएस कंपनीज क्या करेंगी, इंडियंस को रखेंगी, बट उनको बोलेंगे तुम यूएई से काम कर लो, तुम सऊदी से काम कर लो, तुम यूरोप से काम कर लो, तुम दुनिया में कहीं से काम कर लो, बट इंडिया से मत करो। ये क्वाइट पॉसिबल। तो ये बढ़ने वाला, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, क्वाइट क्वाइट पॉसिबल। इसको टैकल कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2-4 बिजनेसमैन के लिए सोचा जा रहा है इस देश में, आपके और मेरे लिए नहीं सोचा जा रहा है। प्लस क्या बाहर वाले जो लोग हैं, जो बाहर कंट्रीज में अच्छा कर रहे हैं, वो हमारे यहां आ जाए तो हमारे देश का कुछ भला होगा? पर्सनली स्पीकिंग मैंने ये नोटिस किया है, नहीं होगा। मैंने बहुत कोशिश करी चीजों को ठीक करने की, लोगों को इंप्रूव करने की, लोगों को सही रास्ते पे ले जाने की। मेरे को ये रियलाइज हो रहा है कि मैं अपने एफर्ट पे दिन पर दिन फेल होते जा रहा हूं, उल्टा मुझे गाली पड़ती है, वो अलग। इसी अच्छा, प्लस मैं तो अभी भी लगा हुआ हूं, हिम्मत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। मैक्सिमम लोग तो कोशिश भी नहीं करेंगे, वो आके और फ्रस्ट्रेशन में डूब जाएंगे कि कहां फंस गए भाई।
यस, वो आके डेफिनेटली दो चार स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास बैंक में 1-2 करोड़ सेविंग्स होगी, वो स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे। बट उनको ये समझ में आएगा कि इंडिया में स्टार्टअप स्टार्ट करने से ज्यादा आपको टीडीएस पे किया कि नहीं, इनकम टैक्स पे किया कि नहीं, जीएसटी पे किया कि नहीं, उसी में उनका आधा टाइम बीत जाएगा। क्योंकि इंडिया में स्टार्टअप स्टार्ट करना मतलब 50 तो कंप्लायंस में ही फंसे रहना, बिजनेस तो बाद में आएगा, पहले कंप्लायंस करते रहो। तो इजी नहीं है यहां पे कुछ भी ऑपरेट करना। अब ये चैलेंज रहेगा ही, इसका कोई उपाय है नहीं। अब आते हैं कि असर कहां कहां पड़ सकता है। सबसे बड़ा असर पड़ेगा हमारे आईटी कंपनीज पे। कितना डेंट हो सकता है? प्रॉफिटेबिलिटी पे 4-5% का इंपैक्ट पड़ेगा। तो स्टॉक अगर पी रेशियो के हिसाब से पड़ता है तो 4-5% का प्रॉफिटेबिलिटी का इनका डेंट है, तो 4-5% स्टॉक प्राइसेस में भी डेंट हो सकता है। वो एक ही दिन होगा क्या? मे नॉट भी, हो सकता है 2 दिन में हो जाए। ठीक है, तो ये हमको कैलकुलेशन ध्यान रखना होगा कि इट कैन हैपन इन 2 days पीरियड ऑल्सो, इट कैन हैपन इन 10 days पीरियड ऑल्सो। बट एसेंशियली 5 to 7% से ज्यादा का इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉस्ट उससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। देर कैन बी अदर मोड्स विच मे बी अडॉप्टेड। अब ये प्रॉब्लम ये है कि अगर यहां पे ये स्टार्ट हो गया तो और कितना सीरियसनेस जाएगा। इससे बड़ा इंपैक्ट आएगा हमारी करेंसी पे, क्योंकि इंडिया टेक्निकली, इंडिया का जो टॉप 10 मतलब दुनिया के जो टॉप 10 कंट्रीज है ना, उसमें सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीवर जो है ना वो इंडिया ही है। तो जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ लोग बाहर से कमा के पैसा भेजते हैं, गल्फ कंट्री से हो, यूएस से हो, ये सब बाहर से जो पैसे लोग भेजते हैं, उसके कारण क्या है कि हमारा जो इनवर्ड रेमिटेंसेस है वो, उसके कारण क्या है, हमारी इकोनॉमी आपको वाइब्रेंट और बहुत अच्छी दिखती है, क्योंकि वो पैसा इंडिया आता है और इंडिया में लोग, मेरा बेटा अमेरिका में कमाता है उसके हिसाब से खर्चा करते हैं, या किसी का बेटा सऊदी में काम करता है उसके हिसाब से लोग खर्चा करते हैं, किसी का बेटा दुबई में काम करता है तो उसके हिसाब से लोग खर्चा करते हैं। तो वो सब शौक के कारण लोग पैसा जो खर्चा करते हैं उससे हमारे कंजम्पशन बहुत बड़ा ड्राइविंग होता है। बट चूंकि फॉरेन करेंसी इनफ्लो ये स्टेप्स से थोड़ा सा पॉज होगा, हमारी करेंसी पे डेंट लगना पॉसिबल है। एंड अगर मेरी रीडिंग सही है, हम अक्टूबर में ही 90 का नंबर देखने वाले हैं यूएसडी आईएनआर में। इट विल बी 90 इन ए मैटर ऑफ टाइम, दिस इज व्हाट माय रीडिंग सेज। हाँ, अब वो 89.9 जाएगा तो आप मेरे को गाली लिखोगे, सर 90 तो नहीं गया। थोड़ा सा दिक्कत है, मानिए क्या नाम है। विथ रिगार्ड्स टू स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट पे ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, कोई भी नेगेटिव न्यूज में मार्केट गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा है, क्योंकि हर नेगेटिव न्यूज को कैसे बताया जा रहा है? पॉजिटिव बताया जा रहा है। पहले नेगेटिव न्यूज आपको बताया गया कि देखो ट्रंप ने ये किया, ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया? इट इज पॉजिटिव फॉर इंडिया। फिर जब उसने थोड़ा लाइट कर दिया, उसको थोड़ा इजी कर दिया, तो वो भी पॉजिटिव फॉर इंडिया बताया गया कि देखो देखो इतना हार्श नहीं है। तो सुबह क्यों खुश हो रहे थे भाई? तो दुखी हो जाते शाम को। तो शाम को भी खुश रहना है, सुबह भी खुश रहना है। वो टैरिफ लगाए तो इंडिया के लिए अच्छा, नहीं लगाए तो इंडिया के लिए अच्छा। और एक ना नया नया भ्रम पैदा किया जा रहा है इंडिया में। क्या भ्रम किया जा रहा है? क्या भ्रम पैदा किया जा रहा है पता है? ये कहा जा रहा है कि यूएस इंडिया के एग्रीकल्चर में घुसना चाहता है, इसलिए कर रहा है। भाई, इंडिया का एग्रीकल्चर इज ओनली 2% ऑफ इंडिया टोटल जीडीपी। अगर हम 4 ट्रिलियन के जीडीपी हैं, उसमें दो मतलब कि 400 बिलियन के आसपास होता है। 400 बिलियन तो उनकी छोटी कंपनी का, एक कंपनी का उनका रेवेन्यू, और वो है, वो क्यों घुसना चाहेंगे भाई तुम्हारे यहाँ? और घुस भी जाए तो तुमको क्या फर्क पड़ जाना है? तुमने कौन सा किसान का लाइफ बहुत ऊपर कर दिया? अब बोलते हो कि हमारे किसान कंपीट नहीं कर पाएंगे। भाई, हमारे किसान को मंडी में 2 रुपए प्याज मिलता है, रेट 2 रुपए किलो। जब जब वो बेचने जाता है तो 2 रुपए किलो प्याज उसका बिक्री होता है। 100 रुपए में 1 क्विंटल आलू बिक्री होता है। तो वो बेचारे को क्या ही मिलता है? ऐसे भी 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए ही तो मिलता है लास्ट एंड फार्मर को। आपके पास भले महंगा आता है, वो अलग कहानी है, बट एक्चुअल किसान को 2-4 रुपए ही मिलता है। तो उसमें घुस जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा अंतर? ये हो जाएगा कि जो बीच में मिडिल मैन जो है ना, नेताओं वाले, वो खत्म हो जाएंगे। एंड यही ये लोग नहीं चाहते हैं। जब 1,000 एकड़ 1 रुपए में जमीन दे दी गई अदानी को, वो चल गया,
बट कोई अमेरिकन कंपनी कोई फार्म लैंड एक्वायर करके वहां पे फार्मिंग करवा लेगी वहां के किसानों से, तो वो खराब हो गया। पहला बात तो उनको इंटरेस्ट नहीं है, चिंडी चोरी का बिजनेस अमेरिका वाले करते नहीं है, ठीक है। वो चिंडी चोरी का बिजनेस यहीं के लोगों के लिए ठीक है, वहां के लोग नहीं करते हैं, इतना छोटा मोटा स्केल में घुसते नहीं है। इंडिया में कोई बहुत बड़ा लार्ज पार्सल ऐसे भी अवेलेबल नहीं है। अमेरिका में मैंने खुद देखा फार्मलैंड खाली खाली 100 किलोमीटर तक 2 घर नहीं दिखाई देते थे वहां पे। तो डिफरेंस है। अभी जबरदस्ती आपको कुछ भी फीड किया जाएगा, कुछ भी फीड किया जाएगा, ताकि आप अनपढ़ गंवार की तरह सोचते रहो, पढ़े लिखे की तरह नहीं सोचो। विथ रिगार्ड टू ओवरऑल स्टॉक मार्केट, एक बार पैनिक 1-2 दिन के लिए दिख सकता है, बट एट द एंड कहानी वही है, बाय द डिप, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड तो डेली हर स्टोरी को पॉजिटिव ही दिखाएंगे, मीडिया हर चीज को पॉजिटिव दिखाएगी, तो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहेंगे। अब मैं क्या बोलूं, मेरे तो खुद ही इतना बड़ा एसआईपी आता है मंथली, वो तो पॉज में करता नहीं हूं, राइट। तो बात ये समझिए कि वो चलते रहेगा, वो प्रोसेस चलते रहेगा, इट इज ए प्रोसेस, इट विल कीप ऑन रनिंग। मार्केट इसी जोन में है, लास्ट 1 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम। सब अभी 2-4 दिन के बाद देखिएगा सारा नेगेटिव क्या होगा स्टॉक मार्केट में। ये स्टॉक 52 वीक हाई पे है भाई, तो ये तो समझाओ कि 52 वीक पहले इसके ऊपर भी था। अब हर स्टॉक आपको 52 वीक हाई दिखेगा, क्यों? क्योंकि 52 वीक से कोई रिटर्न ही नहीं है, तो हर स्टॉक 52 वीक हाई के पास आपको दिखेगा। पूरा गेम ही बदल दिया जाएगा, नैरेटिव ऐसे बदलेगी जैसे आपको लगे क्या हो गया। अभी आएगा ना सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट, देखते हैं कौन सी कंपनी ने कितना तोप मार लिया है। और कल 22 तारीख है, तो कल से जीएसटी सस्ता हो जाएगा ना सब कुछ। देख लीजिएगा लाइफ में कितना डिफरेंस आता है। सारी चीजों का प्राइस आज आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, सारी चीजों का प्राइस बढ़ा दिया गया है, एंड उसके बाद कल उसको डिस्काउंट दिखाया जाएगा। तो ये चल रहा है। कार डीलर्स लाख लाख रुपए डिस्काउंट ऐसे ही दे रहे थे कार्स पे, जो लोग भी खरीदते हैं उनको पता है। अब वही चीज को जीएसटी के नाम पे चिपकाया जा रहा है आपको। उसी में आप खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं मना कर रहा हूं कि आप खुश मत रहो, बट दैट इज हाउ इट इज। बिजनेसमैन को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो बेनिफिट पास ऑन कैसे करेगा? वो तो अपना कैलकुलेशन करेगा ना, तो नहीं दिख रहा है उसको, तो नहीं पास ऑन कर रहा है, क्या करेगा बेचारा? वो भी लॉस ले ले। अब बिजनेसमैन के लिए तो देश चल रहा है। आज शाम को फिर वही, आज 5 बजे फिर मोदी जी का शायद कुछ है भाषण वोषण, सुन लीजिएगा, देखिएगा देश के लोग क्या कहते हैं। देश के लिए कुछ अच्छा करना होता तो अब तक कर चुके होते, अभी तक तो कुछ किया नहीं उन्होंने। तो देखते हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर तुम्ही को खराब लगता है, तुम्ही को ऐसा लगता है, तुम्ही को ऐसा लगता है, बट दैट इज हाउ इट इज। नहीं है अच्छा, और नहीं है अच्छा तो कुछ कर नहीं सकते उसका हम लोग, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में का चेक जरूर कर लीजिएगा।